वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। यानी कि जब आप बीए के 4th सेमेस्टर में होते हैं तो इकोनॉमी में आपको जानते हैं क्या पढ़ना, मतलब कि ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या पढ़ना होता है भैया? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में आपको जानना होता है, यानी कि आर्थिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना होता है। आर्थिक भूगोल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होती है उन सभी में आने वाले हैं ये सारे प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के इसमें मैंने प्रश्नों को रखा है। तो यानी कि ये लिखित टाइप का होगा, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ज्योग्राफी बीए 4th सेमेस्टर का महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2024 और 25 की परीक्षाओं के हेतु, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसका जो है एक प्रकार से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि अब की बार आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं ये सब, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं प्रश्न ये, मतलब कि परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय निर्वाहक कृषि प्रदेश को समझाइए। उष्णकटिबंध का मतलब होता है एक ऐसा कटिबंध जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। पृथ्वी का वह इलाका, मैं आपको इसे पृथ्वी है, पृथ्वी का इलाका जो ये आपका जो इलाका है ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश ये है, इससे 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो आपकी पड़ेगी कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री अगर ऊपर जाएंगे तो ये आपकी पड़ती है कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो ये पड़ती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगी? मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जितना भी एरिया होता है ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, देख पा रहे हैं ना? पृथ्वी का जितने भी देश इस कैटेगरी में आते हैं वो सब उष्ण कटिबंध में आते हैं। उष्ण माने होता है गर्म, कटिबंध माने होता है पृथ्वी का भूभाग। ठीक है, यानी ऐसा पृथ्वी का भाग जहां पर उष्णता खूब होती है। उष्ण माने होता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों होती है? चूँकि यहाँ पर सूर्य भगवान लंबवत चमकते हैं, सीधा चमकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिन भी बड़े होते हैं, और चूँकि यहीं पर आप देखते हैं जो सागर है, महासागर, कुछ जैसे हिंद महासागर कुछ इलाका पड़ेगा, कुछ प्रशांत महासागर का भी पड़ेगा, अटलांटिक का भी कुछ एरिया पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होता है, यहीं पर आप देखते हैं अमेजन के जंगल ही आप देखते हैं अफ्रीका वगैरह में है, वहाँ पर एक प्रकार से चूंकि यहाँ पर वर्षा भी एक प्रकार से दिन भर में लगातार विषुवत रेखा पर होती रहती है। ठीक है, विषुवत रेखा एक प्रकार से गर्मी का इलाका होता है, उसके मतलब कि इधर आएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगी गर्मी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इस इलाके में, तो इस इलाके में जो भी देश पड़ते हैं उसके जो लोग होते हैं करिया हो जाते हैं, एकदम काले काले। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यही होता है उष्णकटिबंध। तो यहाँ पर जो कृषि होती है वो निर्वाहक कृषि प्रदेश है। ये निर्वाहक मतलब होता है ऐसी कृषि जिससे जीवन यापन हो जाए, उसको निर्वाहक कृषि कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उष्ण कटिबंध में गर्म इलाकों में जो एक प्रकार से निर्वाहक कृषि होती है उसके प्रदेश कौन कौन से हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच मैंने जो बताया 23.5 वही पूरा एरिया उसके बीच स्थित है। उष्ण आर्द्र कटिबंध में भूमि के विस्तृत क्षेत्र है। आर्द्र माने ऐसा इलाका जहाँ पर नमी होती है, यानी जहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, और उष्ण माने गर्म इलाका, जिन पर आदिम कालीन ढंग से निर्वाहक कृषि यानी कि प्राचीन तरीके से जो एक प्रकार से कृषि है निर्वाहक कृषि की जाती है। अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के द्वारा फसलों की उत्पत्ति बड़ी तेजी से यहाँ पर होती है। इन क्षेत्रों में उत्पन्न की जाने वाली फसलों में खास करके याम की फसल यानी रतालू जिसको आप बोलते हैं, इसके अलावा मेनियोक, केला, शकरकंद, ज्वार, बाजरा, ये सब की खेती उष्णकटिबंधीय इलाकों में अधिकतर मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ के निवासी की अगर बात किए तो कृषक जो होते हैं केवल उतनी ही भूमि पर खेती करते हैं जितने से उनके परिवार के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन मिल जाता है, यानी कि ज़्यादा खेती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका कारण भी बहुत सारा है। निर्वाहक कृषि करते हैं और जनजातीय आदिम टाइप की कृषि करते हैं, तो बस उतने में ही सक्षम है जितना उनके लिए उपयोगी है। ठीक है, और वहाँ बचत उत्पाद यानी कि एक प्रकार से जिसको आप सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं वो नहीं होता। यानी कि जैसे कि अपने यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं 10 बीघा गेहूँ आपने बोया तो 4 बीघे आप गेहूँ आप खाने के लिए रख लेते हैं, बाकी 6 बीघे गेहूँ आप जो है मंडी में जा करके
के बेच देते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, वहाँ के मनुष्य की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत थोड़ी होती हैं, साधारण होती हैं। आवश्यकताओं की कुछ वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण से मिल जाती हैं उनकी, और वहाँ अधिक उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। तो ये कृषि होती है आपकी उष्णकटिबंधीय निर्वाहक कृषि। आदिम प्रकार की निर्वाहक कृषि के मुख्य क्षेत्रों में खास करके दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी पड़ती है, अमेजन नदी ऐसी नदी है जिसमें दुनिया भर में, एक प्रकार से दुनिया भर की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जल जो होता है अमेजन नदी में ही पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अमेजन नदी की अगर बात की जाए तो अमेजन नदी का जो बेसिन है, यानी इसका इलाका जो है अमेजन नदी का, उसमें ऐसी कृषि करी जाती है। अफ्रीका में जो कांगो नदी है, कांगो का बेसिन है, कांगो नदी का इलाका है, वहाँ पर खेती होती है ऐसी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बात की तो सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया पर पड़ता है वहाँ पर, इसके अलावा बोर्नियो, न्यू गिनी और न्यू हेब्राइड, ये सब द्वीप पर, इसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया, कंपूचिया और ब्रह्मा, मतलब कि बर्मा यानी जिसको आप म्यांमार कहते हैं, उसके आंतरिक भाग में आप देखते हैं ऐसी प्रकार की कृषि उष्णकटिबंधीय निर्वाहक कृषि होती है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार, तो इसलिए मैंने इसको रखा ताकि अब की बार भी आ जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है भैया रोपण कृषि, यानी जिसको आप बगाती कृषि कहते हैं, इसकी विशेषता बताएं। रोपण या बगाती कृषि की विशेषताएं देखिए। बगाती मतलब ऐसी विशेषता है जो बाग टाइप की खेती हो, जैसे केला की खेती आप कर दें, ठीक है, या अन्य किसी चीज़ की खेती कर दें जो बाग टाइप की हो और व्यापारिक उद्देश्य से लगाई गई हो, गन्ना हो गया या ऐसे और चीज़ें। ठीक है, या एक फसली कृषि होती है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। दूसरी बात, इसमें अधिक पूंजी लगती है, उच्च प्रबंधन यानी उच्च मैनेजमेंट और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, इसकी फसलें जो होती हैं केवल बिक्री के द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न करी जाती है, जैसे कि चाय वगैरह हो गई, चाय के बागान लगाए जाते हैं, गन्ना वगैरह हो गया, या फिर अन्य चीज़ें जैसे कि केला वगैरह, केले की खेती आपने कर लिया। इसके अंतर्गत जोतें जो होती हैं बहुत विस्तृत यानी बड़े पैमाने पर होती हैं, ठीक है, जिन पर बड़ी बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। पांचवी बात यह है कि इस कृषि पर बाजार मांग की घटा बढ़ी और मूल्य में उतार चढ़ाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर मूल्य बढ़ जाता है तो बड़ा प्रॉफिट होता है, मूल्य घट जाता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे कृषि जो कार्य होते हैं उनको। छठा पॉइंट इस जो है इसका ये है, इस कृषि का जो रोपण कृषि होती है, बगाती कृषि, इसकी विशेषता में कि रोपण उत्पादन के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसा रुपया ज़्यादा होना चाहिए। इसके प्रक्रम कारखानों के लिए, छोटे रेल मार्गों के निर्माण के लिए, नौकायन सुविधाओं के लिए उपयोगी होते हैं। अगला है रोपण फसल में क्या होता है, बीमारी लगने का बड़ा भय रहता है, यानी कि इन फसलों में एक प्रकार से बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है, अतः किसी फसल के असफल हो जाने पर बहुत भारी नुकसान एक प्रकार से होती है और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आठवीं विशेषता यह है कि उत्पन्न फसलों जो कि रोपण कृषि से होती हैं उनका बाजार प्रायः संपूर्ण संसार भर के नगरों में होता है, यानी कि वो अगर मान लेते हैं इंडिया में नहीं बिक रही तो आप विदेशों में भी उसको बेच सकते हैं, यानी कि हर एक देश में वो फसलें एक प्रकार से खरीदी जाती हैं। क्लियर, उनकी डिमांड होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। डी व्हिटलसी, तीसरा क्वेश्चन है, डी व्हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो पूरे संसार को कृषि प्रदेशों में बांटा है डी व्हिटलसी महोदय ने। इन्होंने कहा एक प्रकार से डी व्हिटलसी महोदय ने 13 प्रकार के कृषि प्रदेश पूरे संसार में बांटे हैं। पहला प्रदेश है चलवासी पशु चारण प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है वो प्रदेश, ठीक है, जिसको बोलते हैं चलवासी पशु चारण प्रदेश। दूसरा होता है व्यापारिक पशुचालन प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जहाँ पर व्यापार के लिए पशुओं को एक प्रकार से रखा जाता है और पशुओं को चराया जाता है वो प्रदेश। तीसरा होता है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कि आदिम प्रजाति जनजाति वगैरह लोग ऐसी कृषि करते हैं। इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, इसको स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, इसी को काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है मेरे भाई कि ये कृषि जो होती है इस पर क्या होता है, एक स्थान पर पहले जनजाति के लोग कृषि करेंगे, तो वहाँ पर कैसे करेंगे, पहले जाएंगे जंगल को काटेंगे, फिर उसमें झाड़ियों में आग लगाएंगे, उसके बाद में जब वो साफ हो जाएगा कृषि करेंगे, और जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता होगी तब तक वहाँ पर कृषि करेंगे, और जैसे ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी, तुरंत उस स्थान को छोड़ेंगे और दूसरे स्थान पर जाकर के बसेंगे, और दूसरे स्थान पर जाकर के क्या करेंगे, खेती करना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि इसी तरीके से फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे, फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसीलिए इसको काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसीलिए इसको काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चौथी कृषि होती है प्रारंभिक अस्थायी कृषि। प्रारंभिक अस्थायी कृषि जो एक प्रकार से अस्थायी कृषि होती है, जो है भागा दौड़ी की कृषि नहीं होती है, अस्थायी होती है, प्रारंभिक कृषि उस पर करी जाती है। पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, जहाँ पर चावल ज़्यादा होता है, ऐसे प्रदेश जहाँ पर चावल ज़्यादा होते हैं। छठा चावल विहीन कुछ गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, यानी जहाँ पर चावल बहुत कम मात्रा में होता है वो प्रदेश, ठीक है।
सातवां इन्होंने बताया जो है व्यापारिक बगाती कृषि प्रदेश। व्यापारिक बगाती मतलब कि ऐसे एक प्रदेश जहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से बगाती कृषि करी जाती है वो। आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, यानी भूमध्य सागर के इलाके में जो कृषि होती है वो। नौवां है व्यापारिक अन्न उत्पादक, यानी ऐसे अन्न उत्पादन जो कि बेचने के लिए प्रायः बोए जाते हैं वो प्रदेश। 10वां है व्यापारिक फसल और पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, जहाँ पर पशुओं को पाला जाता है और व्यापार के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग रीजन। 11वां है निर्वहन फसल और पशु उत्पादन कृषि प्रदेश, यानी कि पशु रखते हैं लोग और उसके बाद में अपनी खेती करते हैं, खास करके खेती करते हैं प्रॉफिट के लिए नहीं। खेती किसके लिए करते हैं भैया? खेती करते हैं, खेती किसके लिए करते हैं? खेती करते हैं मात्र एक प्रकार से निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है। 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जहाँ पर पशुओं का पालन किया जाता है और एक प्रकार से व्यापार के लिए दूध उत्पादन किया जाता है। 13वां है विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश, जहाँ पर बगाती कृषि करी जाती है और विशिष्ट टाइप की कृषि करी जाती है एक अलग प्रकार से। तो ये एक प्रकार से 13 प्रकार से उन्होंने बताया डी लस्सी महोदय ने कृषि के प्रदेशों को। अगला क्वेश्चन से संसाधन, चौथा प्रश्न है संसाधन का अर्थ स्पष्ट करें। तो मानव के विभिन्न आवश्यकताओं की आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्ति करने वाले स्रोत को संसाधन कहते हैं। संसाधन मानव में अन्योन्याश्रित संबंध होते हैं। संसाधन की अगर बात की जाए तो संसाधन जो होते हैं मेरे भाई, संसाधन की बात की तो साधारणतया जो होते संसाधन के अस्तित्व पूर्ण रूप से मानव पर तथा मानव का अस्तित्व संसाधनों पर डिपेंड है। यानी जितना संसाधन मानव पर डिपेंडेंट है उतना मानव संसाधनों पर। साधारणतया लोग मात्र किसी गोचर वस्तु या तत्व यथा यानी जल, वन, मिट्टी, खनिज पदार्थ आदि को ही संसाधन समझते हैं। ये संसाधन तो हैं, ये प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन बहुत से अगोचर वस्तु या तत्व हैं जो मानव की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, रुचि, ज्ञान, राष्ट्रीय और सामाजिक संगठन, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व आदि स्वयं में संसाधन एक प्रकार से ये सब होते हैं। कुल मिलाकर के संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में जल, वायु, ठीक है, पानी, मिट्टी, भूमि, खनिज लवण, ठीक है, तमाम प्रकार के खनिज संसाधन ये सब शामिल हैं। जबकि अगर बात की मानव निर्मित में, जैसे कि मान लेते हैं ये रिमोट है, ये रिमोट एक प्रकार से मानव निर्मित है। ये पेन है मानव निर्मित है। ठीक है, ये पेन है मानव निर्मित है। इसके अलावा ये चार्जर मान लेते हैं, चार्जर ये भी मानव निर्मित है। ठीक है, तो ये सब भी संसाधनों में शामिल होते हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि मानव निर्मित संसाधनों में शामिल है। ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये भी। अगला प्रश्न, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया पनामा नहर। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर से पहले मैं आपको बता दूं सुएज़ नहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सुएज़ नहर के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में होगा। मैंने प्रश्न रखा नहीं है सुएज़ नहर के बारे में, लेकिन सुएज़ नहर की स्थिति आप कहें तो मैं दिखा दूँ 1 मिनट में। चलिए मैं सुएज़ नहर की एक बार स्थिति आपको दिखा दूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें करता हूँ। ठीक है, सुएज़ नहर के बारे में आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि सुएज़ नहर बेसिकली कहाँ पर पड़ती है और इसका क्या प्रॉफिट है। सुएज़ नहर बेसिकली होती क्या है, इसको मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करता हूँ सुएज़ नहर के बारे में। ठीक है, चले सुएज़ नहर, ओके, किसके बारे में? सुएज़ नहर। ठीक है, चलें सुएज़ नहर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं गूगल पर सर्च करके दिखा दे रहा हूँ सुएज़ नहर क्या है। देखिए ये है आपकी सुएज़ नहर। ठीक है, ये सुएज़ नहर बीच से होकर के आप देखेंगे यहाँ से जाती है सुएज़ नहर। ठीक है, कहाँ से जाती है भैया? ये मिस्र में पड़ती है। बेसिकली कहाँ पर पड़ती है? मिस्र में पड़ती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी नहर है ये, इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई, देखें ये नहर आपके लिए मतलब कि ये जो बड़ी उपयोगी नहर है इसलिए उपयोगी हो जाती है क्योंकि यहाँ से व्यापार होता है, मिस्र के इलाकों से होकर के जाती है और मिस्र का इस पर कब्ज़ा है। इजिप्ट का, इजिप्ट जो है वो देश है एक, उसका कब्ज़ा है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी बड़ी जहाज़ें जो होती हैं, क्योंकि जल परिवहन जो होता है सबसे सस्ता होता है और सबसे टिकाऊ होता है। और जब जल परिवहन के माध्यम से एक प्रकार से जो है व्यापार किया जाता है तो बड़ा आसान होता है। तो यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वहाँ तक एक प्रकार से जो एशिया की कंट्रीज़ हैं और यूरोप की कंट्रीज और अफ्रीका, इन तीनों की कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं पे सुएज़ नहर से बड़ा लाभ होता है। तो सुएज़ नहर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावित करती है व्यापार को, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुएज़ नहर जो है बहुत ही ज़बरदस्त नहर है, बहुत ही प्रभावी नहर है। ये है सुएज़ नहर। यहाँ पर देखेंगे बड़ी बड़ी जहाज़ें आती रहती हैं। देखें एक मतलब बहुत बिजी रास्ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये देखेंगे किसके बीच से निकाला गया है, ये आप देखेंगे सब इलाका किस तरीके से एकदम से डिजर्ट टाइप का एरिया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बहुत ही प्रॉफिट देने वाली एक प्रकार से नहर है। ठीक है, इसके बाद में ये देखें
इस तरीके की नहर है। इस तरीके से आप यहाँ पर किनारे किनारे सारी चीज़ें लगी हुई हैं। नाव लगाने का भी एक प्रकार से जरिया है, बंदरगाह भी किनारे किनारे आपको मिलेंगे। ये नहर बेसिकली जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। थोड़ा सा और व्यू आप देखें सुएज़ नहर की अगर बात की तो सुएज़ नहर ये यहाँ से देखेंगे 193 किलोमीटर यहाँ से आप देखेंगे। इजिप्ट ये पड़ता है आपका, इजिप्ट माने मिस्र देश है ये, ठीक है। ये पोर्ट से मतलब कि पोर्ट सईद द्वीप है ये, यहाँ तक से लेकर के और जो है सुएज़ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 193 किलोमीटर कुल मिला करके है। थोड़ा सा और अगर इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा तो देखें ये इस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये नहर जो है बहुत ही उपयोगी नहर है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका और इसके बीच से होकर के ये नहर जाती है, ठीक है। देखिए सुएज़ कैनाल जो है यहाँ पर आपकी पड़ती है, ये बेसिकली क्या करती है, एक मिनट, ये सुएज़ नहर आपकी देखिए यहाँ से निकलती है सुएज़ नहर, ये जाती है इस तरीके से और यहाँ पर मिल जाती, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और आपको एक चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा था, वो चित्र आपका चला गया। यहाँ पर देखें ये आपका है इजिप्ट। इजिप्ट ये है आपका किसका, अफ्रीका महाद्वीप का देश। किसका द्वीप है भैया, अफ्रीका महाद्वीप का देश है इजिप्ट, ठीक है। ये है आपकी सुएज़ कैनाल, ये जो पतली सी आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी ये है आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ये है क्या, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये आपका कौन सा है, रेड सी यानी कि लाल सागर। तो आपसे प्रश्न करता है भैया एग्जाम, मतलब आपसे प्रश्न पूछाता है कि सुएज़ नहर किन दो एक प्रकार से सागरों को मिलाती है। तो रेड सी को यानी कि लाल मतलब लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने वाली जो नहर है वो सुएज़ नहर है। पहले यहीं तक ये नहर थी, यहाँ तक, इसको इतना बाद में एक इस प्रकार से बनाया गया है ये, ठीक, पतली सी। इस पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। इससे क्या होता है कि एक तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश, इधर आपके जो है एशिया महाद्वीप का देश है इधर, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप के देश हो गए, तो इसका तो प्रॉफिट होता ही है। इसके अलावा इधर जब भूमध्य सागर की उधर निकल जाएगी तो भूमध्य सागर होकर के वो यूरोप कंट्रीज बीच ऊपर पड़ती हैं तो वहाँ पर निकल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो है 3 महाद्वीपों के एक प्रकार से बीच में स्थित होने के कारण से एशिया, ठीक है, एशिया और अफ्रीका और यूरोप, इन सभी कंट्रीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो ये है आपकी सुएज़ नहर। सुएज़ नहर की अगर बात की तो सुएज़ नहर मिस्र में क्या है, समझें, सुएज़ नहर मिस्र में क्या है, मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर सुएज़ के जो है स्तूप से होकर के कितना, इस्तुमुस से होकर के अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपको बता दूं 1858 ईस्वी में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के व्यक्त उद्देश्य के लिए सुएज़ नहर कंपनी का गठन किया था। ये विकिपीडिया पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। 17 नवंबर 1879 मतलब 69 को एक प्रकार से इसकी बात करी गई थी और इसके बाद में फिर बंद हुआ, फिर चला, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। सुएज़ नहर ये है आपका। सुएज़ नहर के बारे में आपने विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में समझा जाना। और सुएज़ नहर बेसिकली इस पर अधिकार किसका है, तो इजिप्ट का है, मिस्र का है। पूरा मैंने नक्शा में आपको समझा दिया, क्लियर। तो अब फिर आपको समझ में तो आ गया होगा। और यहीं पर आपको पनामा नहर के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। पनामा नहर क्या है, देखिए पनामा नहर की अगर बात की तो पनामा नहर भी यहीं पर आप देख लें ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। चले पनामा, चले पनामा नहर की अगर बात करें हम, देखें पनामा नहर जो है भैया, पनामा नहर की अगर बात की तो ये है आपका पनामा नहर। ये देखें पनामा नहर जो है ये बेसिकली किसके बीच में भैया, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। पनामा नहर की अगर बात की तो पनामा नहर जो है ये कहाँ, पनामा नहर मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। एक जलमार्ग है अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर पैसिफिक एशियन और अटलांटिक ओशियन दोनों को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर है, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित की गई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके चित्र को दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये एक प्रकार से नहर है, ये पनामा नहर आपकी चित्र आप देख पा रहे होंगे पनामा नहर के बारे में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। कौन सी नहर है, ये पनामा नहर। ये देखें पनामा नहर, ठीक है। इसके अलावा मैं और आपको थोड़ा सा दिखा दूँ अगर, तो पनामा नहर के बाद में ये आप देखें पनामा नहर, आगे और देखें ये है पनामा नहर आपकी, ये जा रही है, देखें इस तरीके से बहुत व्यस्ततम नहर ये भी है, मतलब कि पनामा नहर। और देखें पनामा शहर सिटी आप देख पा रहे होंगे,
ठीक है। इसी बीच से ये नहरें जाती हैं, ये देखिए ये नहर आपकी जा रही है, मतलब कि नहर है, इसी में से जो है हवाई जहाज़ जो होती है, मतलब हवाई जहाज़ बोल रहा हूँ, ये जो पानी वाली जहाज़ होती है व्यापारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होती है और ये एक प्रकार से जाती है, बहती है। क्लियर। तो पनामा नहर भी व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ी ही उपयोगी नहर है। ये देखिए पनामा नहर यही है, इसके अगल बगल आप देखते किस तरीके से भारी जंगल है, किस तरीके से इसको काट करके बनाया गया है। ठीक है, ये मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए पनामा नहर। आगे और थोड़ा चित्र आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस तरीके से जो माल होते हैं इसमें बड़े सस्ते दामों में आप एक प्रकार से बड़ी लंबी यात्रा करवा सकते हैं। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पनामा नहर जो है बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज़बरदस्त नहर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पनामा आपकी नहर, ये देख रहे हैं ना, समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें, बिल्कुल। तो चले, ये आपकी पनामा नहर है जो कि एक प्रकार से प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, चले अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम पहुँच गए पनामा के बारे में, चले जान लेते हैं। तो पनामा नहर, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में मिलाती है। नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को हुआ था। यह नहर 82 किलोमीटर लंबी है। नहर की चौड़ाई 16 मीटर है, इसकी गहराई कम से कम 12 मीटर है। नहर का सबसे ऊंचा भाग समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊंचा है। इसमें 3 स्थानों पर लॉक्स लगे हुए हैं। पहला है गातून लॉक्स जो अटलांटिक सिरे पर है, दूसरा है पैडेरो लॉक्स जो मध्य में है बीच में, और तीसरा है आपका मिराफ्लोर्स लॉक्स जो कि एकदम सिरे पर है। नहर को पार करने में एक जहाज़ को लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। पनामा नहर के बने जाने से क्या हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में एक प्रकार से जुड़ाव हुआ है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में बड़ा फायदा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग तथा एशियाई देशों में, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। यानी बेसिकली अमेरिका के सभी देशों में और भी एक प्रकार से जो यूरोप की कंट्रीज़ है वहाँ पर बड़ा फ़ायदा हुआ इसका पनामा का। ठीक है, आगे देखते वान थ्यूनेन को वान थ्यूनेन ने जो कृषि पेटी बताई उसके बारे में बताएं। वान थ्यूनेन की कृषि पेटी, वान थ्यूनेन एक विद्वान है, उन्होंने कृषि पेटियों को लेकर के कहा। ठीक है, इस बिलक प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर 6 के संग केंद्रीय वृत्त खंडों में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार उन्होंने विभिन्न फसलों का उत्पादन होगा, ऐसा कहा। तो वान थ्यूनेन की जो कृषि पेटी है उसमें उन्होंने कई पेटी 6 पेटियाँ लगभग बताई हैं, जिनमें पहली पेटी जो होती कृषि की उसमें क्या होता है, साग सब्जी और दूध उत्पादन किया जाता है। द्वितीय पेटी में क्या होता है, लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। तृतीय पेटी में गहन कृषि पद्धति के द्वारा अन्न का उत्पादन किया जाता है। चतुर्थ पेटी में कृषि के अनाज उत्पादन के साथ साथ प्रतिभूमि चारागाह के लिए भी होती है। पंचम पेटी जो वान थ्यूनेन की है वो है अनाज उत्पादन और प्रतिभूमि तथा चारागाह। छठी पेटी में पशुपालन होता है। ठीक है, पशुपालन भी कृषि का एक अंग है। तो ये एक प्रकार से हो गया वान थ्यूनेन की कृषि की जो पेटी उन्होंने बताई, तमाम प्रकार की जहाँ पर कौन कौन सी खेतियाँ होती हैं। आइसोडा पेन क्या है, आइसोडा पेन की अगर बात करें तो आइसोडा पेन जानते हैं क्या है, यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका समान हिंदी अर्थ होता है, और जिसका सामान्य हिंदी अर्थ होता है परिवहन लागत या समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं से बनाई जाने वाली रेखा, उसी को आइसोडा पेन कहते हैं। यानी ऐसी रेखा जो समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोडा पेन। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तृतीयक क्रियाएं क्या हैं। देखिए प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में बेसिकली जो है पशु चारण हो गया, पशुपालन हो गया, और इसके अलावा खेती वगैरह हो गई, वन काटना, जंगल से लकड़ी काटना, ये सब आपका क्या हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आता है। द्वितीयक क्रियाओं में जितने भी उद्योग धंधे आते हैं वो सब आते हैं। तृतीयक क्रियाओं में आपके क्या आते हैं, तृतीयक क्रियाओं की अगर बात की, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद या वस्तुओं को उपभोक्ता व्यापारी तक पहुंचाती है। इसके अंतर्गत परिवहन आता है, यानी सेवाएं आती, संचार आता है, ये सब शामिल है परिवहन। द्वितीयक क्रियाकलापों में क्या शामिल है, उद्योग धंधे शामिल है। ठीक है, द्वितीयक श्रेणी क्या, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, द्वितीयक श्रेणी में के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को रखा जाता है जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद पर आधारित तथा उसका विस्तृत स्तर पर इसके अंतर्गत निर्माण, खनन आदि को सम्मिलित किया जाता है। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं आपने जंगल से लकड़ी काटी और जंगल से लकड़ी काट करके आपने मेज़ बनाई, तो मेज़ बनाना क्या है, मेज़ बनाना एक प्रकार से द्वितीयक क्रिया में शामिल होगा, लेकिन लकड़ी काट करके घर पर लाना ये प्राथमिक क्रिया हो गया। और इस मेज़ को एक प्रकार से मोटरसाइकिल से या फिर पिकअप से लाद करके दिल्ली पहुँचाना, ये एक प्रकार से क्या होगा, तृतीयक क्रियाकलाप
क्रियाकलाप हो गया, ठीक है। और चतुर्थक क्रियाकलाप जो होता है वो ये होता है कि उस मेज को एक प्रकार से ले जाने के लिए, दिल्ली ले जाने के लिए सरकार की परमिशन लेना, वो चतुर्थक क्रियाकलाप हो जाएगा। यानी कि जो जिसमें आपका जो नियम कायदे बनते हैं संसद भवन में या जो कानून वगैरह होता है वो सब बनता है, चतुर्थक क्रियाकलाप होता है मनुष्य का, ठीक है। वो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, परिवहन लागत क्या है। परिवहन लागत जैसे कि मान लेते हैं कोई आपने उद्योग स्थापित किया, उद्योग स्थापित करने के बाद में जो किराया भाड़ा लगता है वो परिवहन लागत होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बाजार से कच्चा माल लाना हुआ या और भी चीज़ों को लेकर के, तो जो एक प्रकार से आपका लागत होता है परिवहन में, खास करके खर्चा होता है आने जाने में, उसी को परिवहन लागत कहते हैं। परिवहन जो होता है माल या औद्योगिक कच्चे मालों की धुलाई में तथा उपस्थिति सामग्री के परिवहन में लगने वाले व्यय यानी खर्चे को कहते हैं। व्यापार में परिवहन लागत का बड़ा महत्व होता है। व्यापारी अपने माल को सस्ते मार्ग के द्वारा भेजना चाहते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि छोटा मार्ग सदैव सस्ता होता है, क्योंकि किसी सीधे मार्ग में प्राकृतिक बाधाएं हो सकती हैं। कभी कभी एक छोटा मार्ग अधिक खर्चीला हो सकता है, क्योंकि उसमें बाधाओं को दूर करने से अधिक खर्च करना होता है। जैसे पर्वतीय भागों को पार करने के लिए सुरंग या पुल बनाना जो होता है, ऐसे में दूरी वाला लंबा मार्ग अधिक उपयोगी हो सकता है। लेकिन छोटा अगर सुरंग वगैरह से जाएँ, अभी दिक्कत हो जाए, सुरंग में फंस जाएँ तो क्या होगा। यानी कि कभी भी एक प्रकार से हमेशा सरलतम से सरलतम मार्ग खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, सरलतम मार्ग जो होता है बड़ा एक प्रकार से उपयोगी तो होता है और जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी कभी बहुत घातक भी होता है। तो इसलिए हमेशा अगर आप सोचेंगे कि हम कटौती करके निकल जाएंगे तो वैसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रोपण या बगाती कृषि क्या है। मैंने आपको बता दिया था, यह एक फसली खेती होती है या कृषि बड़े बगानों के रूप में होती है, आते हुए इसे बगाती कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में कोई एक फसल केवल बिक्री के द्वारा मुद्रा अर्थात नकदी प्राप्त करने के लिए की जाती है, जैसे कि रबर की खेती, चाय की खेती, कहवा की, गन्ना की, केला की, ये सब खेती एक प्रकार से बगाती कृषि होती है। रोपण कृषि में उन फसलों का उत्पादन अधिक होता है जिनके पदार्थों की मांगें पिछले 2 शताब्दियों में नगरीय संस्कृति के विकास के साथ साथ बढ़ती गई हैं। ये फसलों में खास करके गन्ना, चाय, कहवा यानी काफ़ी, कोको, नारियल, रबर, रिसल और रेशा, ये इन सभी का एक प्रकार से नाम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न व्यापारिक संगठनों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व एक प्रकार से उद्योग का एक प्रकार से, या विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की अगर बात की है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है बढ़ावा देने, व्यापार में परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित करने तथा व्यापार की समस्या को सुलझाने के लिए 30 अक्टूबर 1947 को गैट की स्थापना की गई। बाद में इसी संगठन को समाप्त करके डब्ल्यूटीओ 1995 ईस्वी में स्थापना करी गई, यानी कि गैट का ही दूसरा नाम है डब्ल्यूटीओ। गैट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी, इसका नाम बदल करके डब्ल्यूटीओ कर दिया गया 1995 में, ठीक है। और तब से गैट कि ये जो है काम कर रहा है डब्ल्यूटीओ। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक, टैरिफ ऑफ ट्रेड, यानी कि गैट का पूरा नाम क्या है भैया? गैट का पूरा नाम है प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता, इसको कहते हैं हिंदी में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर पूछा सकता है परीक्षा में। प्रश्न आपसे पूछा सकता महोदय कि आसियान क्या है? आसियान कंट्रीज़ के बारे में बताएं। तो इस आसियान का गठन हुआ 1975 ईस्वी में। इसमें 5 सदस्य हैं आसियान में। पहला है मलेशिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है इंडोनेशिया और पांचवा है फिलीपाइंस। यानी फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब आसियान की कंट्रीज़ हैं। इन देशों ने परस्पर मैत्री और सहयोग की जो संधि की थी, उसका उद्देश्य था कि व्यापार के क्षेत्रों में अन्य किसी कठिनाई में एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश की सहायता करेगा, और चावल तथा तेल आदि या किसी भी चीज़ की किसी देश को अगर कमी होगी तो सदस्य देश जो होंगे आपस में मिलजुल करके एक दूसरे को एक प्रकार से जो भी उपयोगी होगा वो देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आसियान कंट्रीज़ का यानी 5 देशों का संगठन है। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे इफ्टा। इफ्टा क्या है भैया? इफ्टा यानी EFTA। इफ्टा की अगर बात करें तो अपने व्यापार संबंधों को यूरोपीय देशों से बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने ECM के विपरीत संघ की स्थापना करी है, जिसका नाम है यूरोपियन स्वतंत्र व्यापार एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में इफ्टा बोलते हैं। इफ्टा के अंतर्गत नॉर्वे शामिल है, स्वीडन है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इसके अलावा पुर्तगाल है, फिनलैंड है और ब्रिटेन, ये सब सदस्य देश हैं किसके? इफ्टा के। सन 1973 ईस्वी में ब्रिटेन, डेनमार्क और नॉर्वे यानी ECM में सम्मिलित हो गए, जिससे अब परिस्थिति थोड़ा बदल चुकी है। यानी कि इफ्टा जो है ये एक प्रकार से नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, फिनलैंड, इन सभी का एक संगठन है जो कि एक प्रकार से काम करता है इनके लिए।
पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब पांचवा ये प्रश्न नाफ्टा से आपसे प्रश्न पूछा सकता है। नाफ्टा क्या है? नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है वो क्या बोलते हैं? नाफ्टा बोलते हैं। यह उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता हिंदी में इसको कहते हैं। यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में एक व्यापार समझौता है। 1 जनवरी 1994 ईस्वी से प्रभाव में आया ये। इस समझौते के कारण क्या हुआ कि 3 देशों के बीच यानी कि कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में माल की ढुलाई पर लगने वाला जो कर होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि माल पर कोई कर नहीं लगेगा यहाँ पर जो लगता था। अन्य देशों को देना पड़ेगा लेकिन इन 3 देशों में आपस में नहीं देना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कॉमकॉन क्या है? कॉमकॉन की अगर बात की जाए तो इस परिषद का गठन जो है यूरोप के समाजवादी राष्ट्रों के द्वारा किया गया। इसके सदस्य देश जो हैं पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, अल्बानिया और पूर्व सोवियत संघ जो है वो है। इसके सदस्य देशों में पारस्परिक सहकारिता से विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार पर बल दिया जाता है। इस परिषद के मुख्य उद्देश्य आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक आपसी सहयोग करना है। तो ये है आपका कॉमकॉन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओपेक, ओपेक सबसे इंपॉर्टेंट आपके बता दो, ओपेक को लेकर के प्रश्न लगातार आता है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी ऐसे देश जो कि एक प्रकार से पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम को बेचते हैं, उन देशों का संगठन है ये। इस संस्था का निर्माण हुआ था विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों के द्वारा 1973 में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मात्रा तथा उसका मोल नियंत्रित करना, कि भाई ये संगठन जैसा मोल चाहेगा वैसा करेगा। इसके सदस्य देशों में खास करके ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, लीबिया, मिस्र, वेनेजुएला और इंडोनेशिया, ये सभी देश शामिल हैं, चूँकि इन सभी देशों में पेट्रोलियम होता है खूब अच्छी मात्रा में, ठीक है। और ये सभी लोग पेट्रोलियम को बेचते विभिन्न देशों में। तो पेट्रोलियम के मूल्य नियंत्रण पर एक प्रकार से इन देशों का संगठन ये बना था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शुद्ध पदार्थ। देखिए, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जिनका वजन उत्पादन प्रक्रियाओं में घटता नहीं है बल्कि एक समान रहता है, उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ मतलब क्या होता है कि उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा उसका कच्चे सामग्री का माल का जो वजन है वो घटे ना, ठीक है, वो शुद्ध माल होता है। अगला प्रश्न है स्थानीयकरण भार। स्थानीयकरण भार क्या है? तो प्रति इकाई उत्पादित पदार्थ तथा उसके लिए प्रयुक्त कच्चे माल का परिवहन किया गया भार स्थानीयकरण कहलाता है, मतलब स्थानीयकरण भार कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है उद्योगों के प्रकार बताएं। तो उद्योगों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, पूंजी के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, आकार के आधार पर और प्रयुक्त तकनीक के आधार पर। आप उद्योगों को कई प्रकार से बांट सकते हैं। प्रयुक्त कच्चे माल तथा उत्पादन के आधार पर उद्योगों को निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भार हास मूलक उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो कि प्रकार से भार हास मूलक हैं, यानी ऐसे उद्योग जिनमें प्राप्त उत्पादन कच्चे माल के वजन की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। भार ह्रास मूलक उद्योग कहते हैं इसको, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब ऐसे उद्योग हैं जो कि कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होते हैं। यानी कि गन्ना अगर आप बोए हैं तो गन्ने का अगर 100 कुंटल गन्ना आप बोएंगे तो 100 कुंटल चीनी थोड़ी ना निकलेगी, उसमें आपका कम से कम 100 कुंटल गन्ने में लगभग वही आप देखेंगे तो मतलब कि बहुत कम चीनी निकलेगी ना। 100 कुंटल गन्ने में मुश्किल से वही आपका 20-25 कुंटल चीनी निकल जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और कम ही हो सकता है निकले। दूसरी बात है गैर भार ह्रास मूलक उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त कच्चा माल और प्राप्त उत्पादन के भार में बहुत कम अंतर होता है, मतलब बहुत अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है, उसे गैर भार ह्रास मूलक उद्योग कहते हैं। जैसे कि वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में आप ज़्यादा अंतर नहीं पाएंगे, कच्चे माल में जो वजन होगा वही एक प्रकार से जब वस्त्र बन जाएगा तब भी लगभग वही वजन होगा, थोड़ा बहुत अंतर आता है, बाकी अंतर नहीं आता है। बाकी लौह इस्पात उद्योग में और इन सभी में बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है, चीनी वगैरह वाले में। अगला क्वेश्चन से आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। आर्थिक भूगोल के बारे में बताएं। आर्थिक भूगोल की परिभाषा आपसे पूछेगा। देखिए, आर्थिक भूगोल जो होता है भूगोल की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसको भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव के आर्थिक क्रियाकलापों की व्याख्या उसके वातावरण के संबंध को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल को निम्न तरीके से परिभाषित किया है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। पहले विद्वान है प्रोफेसर जिम्मरमैन। प्रोफेसर जिम्मरमैन कहते हैं कि आर्थिक भूगोल मानव के वातावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। क्या करता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन विथ रिलेशन ऑफ हिज इन्वायरमेंट, यानी कि आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है, वातावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल, ठीक है।
आई मर्फी कहते हैं कि आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन के साधनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली जो समानताएं होती हैं और जो असमानताएं होती हैं, उन्हीं समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करता है। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर आप जाएंगे तो अलग अलग जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग विधियों का लोग प्रयोग करते हैं, उन्हीं का एक प्रकार से समानता और विभिन्नता का अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। अगला क्वेश्चन से जोन्स तथा जो है डार्कनवार्ड के अनुसार बताएं। जोन्स तथा डार्कनवार्ड्स मतलब कि जो है डार्कनवार्ड के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करता है तथा इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि कुछ प्रदेश विशेष विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में वस्त्रों मतलब क्यों अग्रणी है तथा कुछ अन्य प्रदेश क्यों इन वस्तुओं को आयात और उपभोग यानी कि जो है यूज करने में और उसको बेचने या खरीदने में क्यों एक प्रकार से कमी रह गए, पीछे छूट गए हैं। ये एक प्रकार से चीज़ यानी कि कौन से वस्तु एक प्रकार से आप देखते हैं कुछ ऐसे इलाके जो कि एक प्रकार से उस वस्तु को बेचते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो खरीदते हैं, तो क्यों ऐसा होता है, क्यों कहीं पर ज़्यादा होता है, क्यों पर कम होता है, सारी चीज़ें एक प्रकार से डिसाइड होती हैं। को करिकुलर मास्टर एक यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने बनाया है आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे या अभी भी आप अगर आपका पेपर नहीं हुआ है 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपको पढ़ना पड़ता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को मतलब इस चैनल पर जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा और आपके करियर से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी कि जैसे आप बीएड करें कि बीएससी करें, मतलब बीएड करें कि एमए करें, बीएड और एमए एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बीएड या बीटीसी में क्या अच्छा होता है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न, बीए में कौन सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, ऐसे कई प्रकार के, बीए के बाद में अगर एमए करते हैं, एमए के बाद में क्या करेंगे, पीएचडी कैसे की जाती है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक चिसोल्म ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। कहा कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय यानी कि आदान प्रदान और स्थानांतरण पर प्रभाव डालती हैं। आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा किसी प्रदेश के वाणिज्यिक विकास की दशा का ज्ञान होता है, साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि उस भौगोलिक दिशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण पर। ठीक है, सारी चीज़ें या मनुष्य पर। अगला क्वेश्चन से आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने वर्गों में या कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप कई भागों में इसको बांट सकते हैं। आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत बड़ा होगा यानी विस्तृत व्यापक है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण की विवेचना संबंधित क्षेत्र के भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रख करके की जाती है। जो है फेलमैन और गेटिस महोदय कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि पहली बात तो ये कि मानव अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करता है, दूसरी बात जीविकोपार्जन व्यवस्था में क्षेत्रीय भिन्नता किस तरह की होती है, तीसरी बात आर्थिक क्रियाओं में स्थानिक स्वरूप से संबद्धता किस प्रकार की है। ये एक प्रकार से इन्होंने बताया, फेलमैन और गेटिस ने, इन सभी चीज़ों का अध्ययन एक प्रकार से इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत भैया, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्थिक भूगोल के बारे में और चीज़ें बताई गई, देखें यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई अंग्रेजी में भी। कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग, हाउ जो है लाइवलीहुड सिस्टम वेरी बाय एरिया एंड हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द स्पेशली जो है इंटेलेक्चुअल मतलब कि इंटेलेक्टेड एंड लिंक्ड। इसको बताया फेलमैन एंड गेटिस ने, वही चीज़ तीनों चीज़ लिखी है। इसी आधार पर आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को कई मतलब हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। पहला वर्ग कौन सा होता है, पहला वर्ग होता है भैया क्या कि किसी देश तथा उसके प्रदेशों की प्राकृतिक दशाओं तथा प्राकृतिक संसाधन तथा आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन। दूसरा होता है मानवीय संसाधनों का घनत्व कितना है और उसका वितरण प्रतिरूप कैसा है, इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरी बात मानवीय संस्कृति और तकनीक तथा पूंजी किस प्रकार की, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन एक प्रकार से, और उन पर प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन, यानी इन सभी चीज़ों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्थिक भूगोल की शाखाएँ कौन कौन सी हैं। देखिए आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाएं कब होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें भूगोल की निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण शाखाएं सम्मिलित होती हैं। आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा होती है और भूगोल में खास करके आर्थिक भूगोल जो होता है ये मानव भूगोल से संबंधित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला जो इसमें सम्मिलित है प्राथमिक उद्योगों का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज, यानी आर्थिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत जैसे शिकार करना हो गया,
भोजन का इकट्ठा करना हो गया, भोजन संग्रह करना हो गया, पशु पालना हो गया, पशु चराना हो गया, मत्स्य पालन मछली पालना हो गया, वनों से लकड़ी काटना, प्राचीन पद्धति से कृषि करना जैसे व्यवसायों का अध्ययन आप जो है ये प्राथमिक उद्योगों का भूगोल में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद द्वितीयक यानी कृषि भूगोल, दूसरा होता है कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न कृषि फसलों के अलावा व्यावसायिक स्तर पर किए गए पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा वन उद्यम जैसे आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। तीसरा होता है निर्माण उद्योगों का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत आधुनिक स्तर पर जो कार्यरत छोटे, मध्यम और बृहत स्तर के जो विभिन्न उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। और जो चौथा एक प्रकार से भूगोल होता है इसमें, उसके अंतर्गत क्या होता है, परिवहन भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन भूगोल के अंतर्गत मानव के द्वारा उपयोग किए जा रहे जो परिवहन साधन है, जैसे कि सड़क मार्ग का उपयोग करता है मनुष्य, रेल मार्ग का उपयोग करता है, वायु मार्ग का उपयोग करता है, जल मार्ग का प्रयोग करता है, तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो प्रकार है जो मतलब कि जियोग्राफी का, आर्थिक भूगोल का, मतलब कि जो एक प्रकार से विशेष क्षेत्र में उसके शामिल है या उसकी शाखा में शामिल है, वो होता है आपका जो है कॉमर्शियल जियोग्राफी यानी कि वाणिज्यिक भूगोल। वाणिज्यिक भूगोल की अगर बात की है तो आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत मानव के द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं तथा उत्पादों के व्यापार और विनिमय संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत वाणिज्यिक भूगोल, परिवहन भूगोल, निर्माण उद्योगों का भूगोल, कृषि भूगोल और प्राथमिक उद्योगों का भूगोल, ये सब शामिल है। इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सॉरी, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पहला कारक है भैया कि जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जल परिवहन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है भैया? जलवायु करता है। ठीक है। शीत ऋतु में सागरों, नहरों व नदियों का जल जिन क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उन क्षेत्रों में जलमार्गों पर परिवहन जो होता है रुक जाता है, परिवहन अवरुद्ध हो जाता है। मान लेते हैं सुएज़ नहर में भी ठंडी ज़्यादा पड़ जाए तो सुएज़ नहर का पानी जम जाएगा, तो सुएज़ नहर का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा हानि होगी। ठीक है। इसके अलावा दूसरी ओर नदियों में अतिवृष्टि यानी ज़्यादा पानी बरस जाए, अनावृष्टि हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, तो बाढ़ आ जाएगी। और या सूखा, अगर अतिवृष्टि हो जाएगी तो बाढ़ आएगी, और अनावृष्टि हो जाएगी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, और अनावृष्टि का मतलब होता है बहुत कम बारिश हो जाना। तो ज़्यादा होगी तो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, अगर कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, जिससे ये परिवहन के लिए अनुपयुक्त होती हैं। ठीक है। तो ये जल परिवहन को प्रभावित करने वाला पहला कारक हो गया। दूसरा कारक होता है नदियों के मार्ग में अधिक ढाल या जल प्रपात का पाया जाना परिवहन में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि अगर जल प्रपात यानी झरना वगैरह ज़्यादा है नदियों में तो भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा नदी के जल का तीव्र बहाव या अधिक मोड़ों का पाया जाना परिवहन के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। यानी अगर नदी के जल जो है तीव्र गति से बहते हैं, अधिक मोड़ है उसमें, ठीक है, तो परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। चौथी बात यह है कि नदियों के जल की पर्याप्त गहराई होने के साथ साथ उनमें जल की पर्याप्त मात्रा का रहना भी एक प्रकार से जल परिवहन के लिए आवश्यक होता है। साथ ही नदी में अवसादों का निरंतर जमाव होना भी जल परिवहन के लिए प्रतिकूल दशाएं प्रदान करता है। कुल मिलाकर के मतलब ये अवसाद का मतलब होता है मलबा। नदियों में एक प्रकार से मलबा जो जम जाता है, अगर वो मलबा जम जाता है भैया तो उससे बड़ा एक प्रकार से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। नदियों में एक प्रकार से जो मलबे अवसाद आते हैं, सेडिमेंट आते हैं, वो एक प्रकार से नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पांचवा जो इफेक्ट करता है नदी मतलब जल परिवहन को, जल परिवहन की गति मंद होती है, अतः शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को अधिक दूर तक भेजने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यानी कि ऐसी चीज़ जो कि खराब हो जाए जल्दी, उसको आप जल परिवहन के माध्यम से नहीं भेज सकते। लेकिन वर्तमान समय में प्रशीतक युक्त जलयानों का विकास हो गया है, जाने से क्या हो इस समस्या से छुटकारा मिल रहा है लगातार। ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर हैं जो कि एक प्रकार से जल परिवहन को लेकर के जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन से विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि सबसे बड़ा रेल मार्ग है पूरे संसार का, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तीसरा है केप काहिरा रेल मार्ग, और अगला है उत्तरी पैसिफिक रेल मार्ग। अच्छा, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है बड़ा फेमस रेल मार्ग है, और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखा दे रहा हूँ कि भाई ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है। सबसे बड़ा दुनिया का रेल मार्ग है, और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार आपसे पूछा भी गया है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अगर मैं बात करूं,
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए थोड़ा सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को आपको दिखा देता हूं स्ट्रक्चर कहाँ पर है। वैसे रूस में है, और रूस को एक प्रकार से जो ट्रांस साइबेरिया क्या इलाका, साइबेरिया क्या होता है, साइबेरिया वह इलाका होता है जो कि एक प्रकार से रूस, मतलब रूस का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, तो सर्च कर लेते हैं ट्रांस 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 साइबेरियन रेल मार्ग। अभी बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको आपको दिखाने का प्रयास किया। बाकी कोई मेरा मंतव्य नहीं है, लेकिन देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये बड़ा फेमस मार्ग इसलिए है क्योंकि अगर इसकी बात की ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की, देखिए क्यों प्रसिद्ध है इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध इसलिए कि ये एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, रेलवे के पास कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसकी लंबाई जो है कुल मिलाकर कितनी है, इसकी लंबाई जो है ये 9,288 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे बनाती है। दूसरा कि ये बिना ट्रेन बदले दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा है ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये ट्रांस रूस की एक प्रकार से लग्जरी ट्रेन कौन सी है, ये सब हालांकि अलग प्रश्न है, इस पर नहीं जाते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अगर बात की है तो इसको थोड़ा सा मैं आपको इमेजेस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करता हूँ। देखें, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है कुछ इस तरीके से है। ये आपका रसिया है। ठीक है, ये रेल मार्ग को आप दिखाई पड़ रहोगे, ये सब रेल मार्ग ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से समझा दूंगा, ज़्यादा बेटर तरीके से आपके समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, देखिए HD में अगर हो जाए ज़्यादा बेटर है। रूस में पड़ता है ये। ठीक है, ये देखें, ये आपका है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, इसकी अगर बात की ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है आपका एक प्रकार से ये यहाँ से, यानी कि रूस के एक छोर से लेकर के शुरू होता है, यहाँ से लेकर के ये देखें इस तरीके से शुरू होता है, और इस तरीके से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर के ट्रांस साइबेरियन जो रेल रोड है एक प्रकार से, वो एक प्रकार से इस तरीके से कुछ है। ठीक है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा इससे जुड़े हुए हैं, जो छोटी छोटी ट्रेनें यहाँ से आती जाती रहती हैं, ये सब जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मुख्य जो हरी वाली लाइन है ये मुख्य है, बाकी एक प्रकार से बाकी रेल मार्ग जो है उससे जुड़े हुए हैं। रूस के एक किनारे से लेकर के रूस के दूसरे किनारे मास्को तक जाती है। मास्को जो है रूस की क्या है, राजधानी है। और मास्को जो है कहाँ पर है, मास्को कहाँ पर है भैया, मास्को आपका है यूरोप में। ठीक है, यानी यूरोप और एशिया को एक प्रकार से, यूरोप से एशिया तक जाने वाली एक प्रकार से रेल मार्ग है, यूरोप से पूरा एशिया तक यहाँ तक कवर करती है। ठीक है, ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रसिया में पाया जाता है, मतलब रसिया में है। ठीक है, मास्को की मतलब मास्को रूस की राजधानी है, वहाँ तक जाता है। बाकी ये आपका कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, और ये चाइना है, मंगोलिया है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो भारत पड़ेगा आपका। क्लियर, आगे देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, बैग लेते हैं और भी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका ये आप देख रहे हो ट्रांस साइबेरियन सिटी है। ठीक है, ये विकीपीडिया पर अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लियर, ये है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। ये एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, ये देखें फुल HD में आ गया। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, रेलवे है। 1900 जो लाल कलर से आपको दिखाई पड़ रही है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाल कलर से यही है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 1930 में एक प्रकार से ये बना था। रूट इन द बेस्ट जो है अंटिल 1930। ये नीला वाला जो है एक प्रकार से ये भी मतलब इसी से सब जुड़े हुए हैं। ये मॉस्को है आपका, यहाँ तक आती है। ठीक है, ये देखें पूरा ये जो रेड कलर से है यही पूरा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है इस इलाके से और यहाँ तक आता है पूरा यूरोप तक। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। अब आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं।
तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, तीसरा है केप काहिरा रेल मार्ग, चौथा है उत्तरी पैसिफिक रेल मार्ग, पांचवा है आपका दक्षिणी पैसिफिक रेल मार्ग, छठा है आपका यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मतलब अगला पॉइंट है आपका, अगला रेल मार्ग है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, अगला है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, अगला है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, इसके अलावा अगला है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, अगला है बैकाल आमोर मतलब कि मैजिस्ट्रियल रेल मार्ग। ये सब एक प्रकार से प्रमुख रेल मार्ग हैं जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन से जल परिवहन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, मुख्य कारक हैं, उनके बारे में बताएं। तो जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। पहला, जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वप्रमुख है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये प्रश्न हो गया है आपका, नदियों वाला पूरा मैंने इसको समझा दिया था आपको, ठीक है। चलें दूसरा समझते हैं। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्य बताएं। देखिए, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के उद्देश्य की अगर बात करें तो कई उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि सदस्य देशों को, जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, यूरोपीय यूनियन देश है जो, वो एक प्रकार से उसके कई उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है सदस्य देशों को परस्पर आयात और निर्यात यानी खरीदारी और बेचने, मतलब कि जो आयात माने होता है खरीदना, निर्यात माने बेचना, तो खरीदना और बेचने ये दोनों पर मात्रात्मक प्रतिबंध तथा कस्टम शुल्क समाप्त किया जाएगा। दूसरी बात, अन्य राष्ट्रों हेतु सभी सदस्य राष्ट्रों की समान कस्टम शुल्क तथा समान व्यावसायिक नीतियां होंगी। तीसरा, इसमें किया गया कि सदस्य राष्ट्रों की सीमाओं के अंतर्गत मानव पूंजी तथा सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह यानी फ्री मूवमेंट ऑफ जो है पर्सन, कैपिटल एंड सर्विसेज में आने वाली समस्याओं का निवारण करेंगे सभी देश मिलकर के। यूरोपियन यूनियन में एक प्रकार से 27-28 देश शामिल हैं लगभग, ठीक है, जो कि यूरोप के हैं। अगला पॉइंट है कि समान कृषि नीति का पालन करेंगे सभी देश यूरोपीय यूनियन के। तीसरा, पांचवा, समान परिवहन नीति का पालन करेंगे। एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेंगे जिसमें आंतरिक स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा कायम रहे। इसके अलावा श्रमिकों को रोजगार देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु यूरोपियन सामाजिक कोष यानी कि यूरोपियन सोशल फंड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा नवीन संसाधनों के सृजन के माध्यम से यूरोपियन आर्थिक समुदाय का विस्तार तथा इसके यूरोपियन विनियोग बैंक यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना करी जाएगी। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूरोपियन संघ की स्थापना जो है वो करी गई थी, और इसके संघ के सदस्य राष्ट्रों में 1 जनवरी 1999 में एक मुद्रा यूरो का प्रचलन, मतलब एक मुद्रा चलाई जो यूरो का प्रचलन प्रारंभ हो गया। यहाँ पर यूरो का प्रचलन, ठीक है, यूरो में सारे व्यापार करेंगे, जिससे यह एक संघ, एक राष्ट्र के रूप में आ गया है। यानी कि यहाँ पर सभी देशों में जितने भी यूरोपीय कंट्रीज़ के देश हैं, यूरोपीय यूनियन में जो आते हैं, उसमें यूरो सिक्का चलता है, यानी यूरो मुद्रा चलती है। हर एक देश में यूरो चलती है, ठीक है, अपने देश की उनकी सिक्का अलग नहीं, यूरो ही चलता है सभी में। 1 जनवरी 1999 में ये नियम आया। अब ये संघ एक राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है और लगभग 51 अरब जनसंख्या रखने वाला यह संघ विश्व का अकेला सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन। 27-28 देश इसमें लगभग शामिल हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है वो क्या है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन को आसियान कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है, 8 अगस्त 1967 को अस्तित्व में आया। इस ब्लॉक में दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 राष्ट्र शामिल हैं, जिसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। बाद में इस संगठन में कंबोडिया शामिल हुआ 1997 में, लाओस शामिल हुआ 1997 में, और म्यांमार भी 1997 में इसमें शामिल हुआ, इसके सदस्य बन गए। इस तरह से वर्तमान में आसियान संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कुल 10 है, ठीक है। आसियान संगठन के पर्यवेक्षक देशों में खास करके ऑब्जर्वर स्टेट्स में पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे ये भी शामिल हैं, जबकि आसियान +3 देश में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ये भी शामिल इसमें किया गया है। इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता नगर में स्थित है, और परस्पर व्यापार के अलावा आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, आगे बढ़ाना, सांस्कृतिक विकास करना, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व इस ब्लॉक के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इस ब्लॉक की प्रमुख व्यावसायिक वस्तुएं खास करके कृषि उत्पाद, जैसे खास करके रबड़ का, पाम ऑयल का, नारियल का, कॉफ़ी का, इन सभी का उत्पादन यहाँ पर होता है। खनिज में तांबा, निकल और टंगस्टन का प्रयोग जो है आसियान के देश करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों की अगर बात की तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रयोग होता है, और खास करके अन्य चीज़ों में सॉफ्टवेयर उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा चलें, यहाँ पर थोड़ा दर्द होने लगा अचानक से, कोई दिक्कत नहीं, चलें मैनेज हो जाएगा, अभी तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, बाकी मैं अभी दवा ले लूँगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। चलें, प्रश्न है आपका,
प्रश्न है पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र का संगठन है ओपेक, यानी जो पेट्रोलियम को बेचते हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको बता ही दिया था। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन 1960 में इराक राष्ट्र के नगर बगदाद में संस्थापित किया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था पेट्रोलियम निर्यातक देशों के पारस्परिक समन्वय और एकता स्थापित करना, पेट्रोलियम के उत्पादन, निर्यात तथा प्रति बैरल मूल्य का निर्धारण सदस्य देशों की सहमति से निर्धारित करना। ओपेक का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य भी था कि आशोधित खनिज तेल इस खनिज का एकमात्र निर्यात किए जाने वाला उत्पाद है। प्रारंभ में इसके संस्थापक देशों के में खास करके राष्ट्रों में ईरान शामिल था, इराक शामिल था, कुवैत शामिल था, सऊदी अरब शामिल था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब ये सब शामिल थे। और वेनेजुएला में वेनेजुएला भी शामिल था। वर्ष 1998 में इसमें सदस्य देश की संख्या जो है 11 हो जाती है। 2020 में ओपेक संगठन में 14 देश शामिल हो जाते हैं, जिनमें पहले नंबर पर ईरान है, दूसरे पर इराक, तीसरे पर कुवैत, चौथा कतर, पाँचवा सऊदी अरब, छठवां संयुक्त अरब अमीरात, सातवां अल्जीरिया, आठवां अंगोला, नौवां लीबिया, 10वां नाइजीरिया, 11वां वेनेजुएला, 12वां इक्वेडोर, 13वां है ये जो है इक्वेटोरियल गिनी और 14वां है गेबोन। ये सभी देश जो है ओपेक के संगठन के देश हैं। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना नगर में एक प्रकार से भी है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2018 में ओपेक देशों में विश्व के कुल संचित पेट्रोलियम राशि का लगभग 79.4% भाग निहित है, जबकि ओपेक देशों के कुल संचित पेट्रोलियम भंडारों का लगभग 60% भाग दक्षिणी एशियाई देशों में है। इसके अलावा विश्व के कुल संचित प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 36% ओपेक देशों के पास ही है। ठीक है, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताएं। वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो वैश्वीकरण के अंतर्गत उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके माध्यम से विश्व के सभी व्यक्ति एक साथ विश्व समाज के साथ सहयोग करते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश उन आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं जिनसे उत्पत्ति के साधनों खास करके श्रम, पूंजी, तकनीकी, कच्चा माल और विचारों के आदान प्रदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। वस्तुतः वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश स्वयं को विश्व के साथ स्वतंत्र रूप से जोड़ने का प्रयास करता है। एक देश एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में बेची जा सकती हैं, एक देश दूसरे का सहायता करता है, एक देश दूसरे की नीतियों को जानता है। तो वैश्वीकरण के कई फायदे हुए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, कृषि अवस्थिति सिद्धांत क्या है? कृषि के लिए उपलब्ध विस्तृत क्षेत्र के विशेष क्षेत्रों में अलग अलग ऐसी कौन सी फसलें उगाई जाएं जिससे कृषक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इसका निर्णय करने के लिए कृषि अवस्थिति सिद्धांतों का एक प्रकार से प्रतिपादन किया गया। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या हो सकता है, इस चीज़ को पहले एक प्रकार से रिसर्च किया जाए कि भाई किस इलाकों में कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं या कौन सी चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, तो ऐसी फसलों का उत्पादन एक प्रकार से वहीं पर किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार कृषि अवस्थिति सिद्धांत मौलिक रूप से तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो क्षेत्रों की फसलों का उत्पादन संभव हो तथा प्रत्येक क्षेत्र में किसी एक फसल का उत्पादन दूसरे की अपेक्षा अधिक हो जाता है, तो प्रत्येक क्षेत्र की उस फसल का उत्पादन में विशेषीकरण करना चाहिए जिसका अधिक उत्पादन होता है। यानी कि मान लेते हैं कोई ए क्षेत्र है और कोई बी क्षेत्र है। अब ए में मान लेते हैं आपने गन्ना बोया और गन्ने में एक प्रकार से क्या हो, गन्ना आपका जो है मान लेते हैं 60 कुंटल निकला एक बीघे में। ठीक है, अब दूसरे क्षेत्र में आपने गन्ना बोया, एक बीघे में 80 कुंटल गन्ना वहाँ पर निकल रहा है, तो आप एक प्रकार से क्या करेंगे, आप एक प्रकार से ए क्षेत्र में क्या बोएंगे, ए क्षेत्र में आप जो है आपने गन्ना बोया, या एक प्रकार से मान लेते हैं एक क्षेत्र में गन्ना बोया 80 कुंटल निकला। अब इसी ए क्षेत्र में क्या करें, ए क्षेत्र में अगर आपने क्या बोया, तंबाकू बोया, और तंबाकू जो है वो एक प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा हो रही, तंबाकू हो रही मान लेते हैं एक बीघे में लगभग मान लेते हैं 40 मन तंबाकू हो गई। ठीक है, या 40 मन या कुछ भी आप मान लीजिए कि जो है 10 मन, एक बीघे में 10 मन तंबाकू हो गई, 10 मन या फिर मान लेते हैं 50 किलो तंबाकू। ठीक है, 50 केजी तंबाकू मिली एक बीघे में, और वही बी वाले इलाके में एक बीघे में 30 किलो तंबाकू मिल रही है, तो ए वाला जो क्षेत्र है वो तंबाकू के लिए उपयुक्त होगा। यही कृषि अवस्थिति बताती है। तो ए वाला जो है कृषि अवस्थिति क्या बताती है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत यही कहता है कि भाई ए वाले इलाके में तंबाकू के लिए उपयुक्त है, क्योंकि तंबाकू यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर गन्ना आप ना बोएं। अब गन्ने के लिए क्या, अभी बी में आप गन्ना बोएं, चूँकि बी में तंबाकू उतना नहीं होती, तो यहाँ पर गन्ना आप बोल दें। ठीक है, यही होता है कृषि अवस्थिति का मॉडल या सिद्धांत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक क्षेत्र में किसी एक फसल का उत्पादन दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकता है, तो प्रत्येक क्षेत्र की उस फसल का उत्पादन विशेषीकरण करना चाहिए जिसका अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है।
कृषि अवस्थिति में प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है? कृषि अवस्थिति में प्रतिस्थापन का क्या महत्व है? कृषि अवस्थिति में प्रतिस्थापन का महत्व, कृषि में प्रतिस्थापन का उतना ही महत्व है जितना उद्योग में होता है। आर्थिक लगान का कृषि के लिए उतना ही महत्व है जितना शक्ति प्रयोग करने वाले उद्योगों में या श्रम का प्रधान उद्योगों में। बाजार के बाजार के चारों ओर व्यावसायिक कृषि के विकास में अनेक तत्व अंतर संबंधित होते हैं। उनमें बाजार से दूरी, मिट्टी के प्रकार कैसा है, लागत कितनी है, कृषि गहनता कितनी है, इन सभी चीज़ों का एक प्रकार से ब्यौरा किया जाता है कि भाई जहाँ पर आप कोई चीज़ बो रहे हैं वहाँ से बाजार की दूरी कितनी है। तो कृषि में ऐसा होता है और व्यापार स्थापित करने में भी ऐसा होता है। ठीक है। फसलों का स्थानीकरण होता है। इसके लिए एडलर एस दून महोदय ने अपने ग्रंथ दी लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में विश्लेषण किया है कि जो निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। अगर उन्होंने कहा कि यदि बाजार से कोई क्षेत्र दूर है, मान लेते हैं ऐसे क्षेत्र में आप खेती करते हो जो बाजार से दूर है, परंतु वहाँ के निवासी या वहाँ की किसी वस्तु का उत्पादन परिवहन खर्च के बाद भी लाभप्रद है, तो उसका उत्पादन वहाँ किया जा सकता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बाजार दूर भी है और आपने यात्रा में जितना लगा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो आप वहाँ पर वो चीज़ बो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी खेती आप वहाँ पर करें जैसे बाजार दूर है और उस स्थान पर आपने खेती करी और जब बाजार बेचने जाएँ तो जितना ज़्यादा किराया लग जाए उससे कम आप प्रॉफिट पाएँ, तो आप वहाँ पर वो खेती ना करें। तो परिवहन खर्च के बाद भी लाभप्रद हैं तो उसका उत्पादन वहाँ किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि उत्पादन लागत का परिवहन से प्रतिस्थापन हुआ है। इसी प्रकार से कोई वस्तु बाजार के निकट अधिक लागत पर उगाई जा सकती है यदि उस पर परिवहन का खर्चा न्यूनतम हो। जैसे जैसे परिवहन का स्वरूप बदलता है इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है। यानी कुल मिलाकर के प्रॉफिट पर डिपेंड है ये। क्लियर? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन से उद्योगों के स्थानीकरण के लाभ बताइए। तो स्थानीकरण के कई लाभ होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लोकलाइजेशन। पहली बात तो ये स्थानीकरण का मतलब क्या होता है, यही मान लेते हैं कि जहाँ पर उद्योग फैक्ट्री स्थापित की जाती है, जहाँ पर कच्चे माल मिल जाएं, बाजार हो बगल में, ताकि जो है वो आपका माल बिक जाए। ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि भाई वहाँ पर संचार साधन उपयुक्त मात्रा में हो, यानी कि फ़ोन वगैरह कहीं भी मिलाएं तो लग जाए। इसके अलावा जलवायु वहाँ की ठीक होनी चाहिए। ठीक है। अवस्थिति ठीक होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति कैसी है वो भी देख लेना चाहिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पहले। इसके अलावा उद्योगों को स्थापित करने से पहले वहाँ पर ये देख लें कि वहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सब एक प्रकार से उद्योगों के स्थानीकरण के सिद्धांत होते हैं। तो पहला लाभ इसका कई लाभ होता है। पहला लाभ है कि जब कोई उद्योग किसी क्षेत्र विशेष में विकसित हो जाता है तो उस उद्योग से अनेक उप उत्पाद और अपशिष्ट पदार्थों के उद्योग विकसित होने लगते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योगों के निकट अनेक प्रकार के सहयोगी उद्योगों का तेजी से स्थापना हो रहा है। शक्कर उद्योग के निकट आप देखते हैं एल्कोहल यानी चीनी उद्योग, जहाँ पर मिल होती है वहाँ पर चीनी उद्योग के किनारे कागज़, चूँकि कागज़ जो होता है लुगदी से, यानी कि जो खुइया होती है गन्ने की, उससे कागज़ बनता है, और एल्कोहल जो है शराब गन्ने के रस से बनता है। तो इसलिए यहाँ पर उद्योग में जहाँ पर शक्कर उद्योग होता है, गन्ने का उद्योग होता है, मिल होती है, वहीं पर एक प्रकार से दारू भी बनती है और वहीं पर कागज़ का निर्माण होता है। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों के निकट रंगने, छपाई और रेडीमेड कपड़ों के उद्योगों का विकास हो जाता है। तो ये पहला लाभ होता है उद्योगों के स्थानीकरण का। दूसरा लाभ ये होता है उद्योगों के स्थानीकरण का महोदय कि इसका लाभ होता है किसी स्थान पर जब कोई उद्योग विकसित हो जाता है तो उस स्थान पर कुशल श्रमिकों की पूर्ति स्वाभाविक रूप से होती रहती है। जैसे लंकाशायर और अहमदाबाद में सूती वस्त्र व्यवसाय के विकास के कारण क्या हुआ है, वहाँ इस उद्योग से संबंधित बहुत सारे श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे सूरत वगैरह में या एक प्रकार से अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा काम होता है कपड़ों का, और तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे श्रमिक मिल जाएंगे। तीसरी बात व्यापार में वृद्धि और केंद्रीकरण के कारण होती है। व्यापार में वृद्धि किससे होती है? केंद्रीकरण के कारण होती है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास और केंद्रीकरण होता है, अधिक उत्पादन को विदेशी बाजारों तथा स्थानीय बाजारों में भेजने के व्यापार में वृद्धि होती रहती है। और केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा उद्योग जो कि एक प्रकार से उपयोगी हो और उसके मतलब कि उसके किनारे कई सारे उद्योग और आएँ। ठीक है। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट है कि स्थानीकरण धीरे धीरे श्रमिकों को, स्थानीकरण का लाभ ये होता है उद्योगों का कि स्थानीकरण से क्या होता है, धीरे धीरे श्रमिकों को काम करने के सरल उपाय ढूंढने में सहायता करता है। अनेक प्रकार के सहायक यंत्रों की खोज हो जाती है और इस प्रकार स्थानीकरण धीरे धीरे आविष्कार को प्रोत्साहन देता है। इससे श्रम विभाजन, अधिक उत्पादन और कम लागत में अधिक वस्तु प्राप्त की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उद्योगों के स्थानीकरण की क्या क्या हानियां हैं ये भी बताएं। लाभ तो एक तरफ आपने बता दिया, लेकिन क्या क्या हानि इसको बताएं। यद्यपि स्थानीकरण से अनेक लाभ हैं, परंतु स्थानीकरण से अनेक हानियां भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि हानियों की अगर बात की है तो पहली हानि उद्योगों के स्थानीकरण की ये होती है महोदय
कि सुरक्षा की दृष्टि से कई उद्योगों का एक साथ या एक स्थान पर केंद्रित होना हानिकारक है। युद्ध के समय ये स्थानीयकरण हानिकारक हो सकता है। कहीं पर क्या हो, इन्हीं उद्योगों पर एक प्रकार से लाकर के कोई देश बम अगर फेंक दे या कुछ भी फेंक दे तो उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब इकट्ठे सारे व्यापार हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे और इससे खतरा और बढ़ सकता है। दूसरी बात, स्थानीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाने पर ऊंची मजदूरी मिलने से तेजी से श्रमिक जनसंख्या की वृद्धि से मनोरंजन के साधनों के अभाव में वहाँ अनेक सामाजिक कुरीतियाँ आ जाती है। इससे श्रमिकों को कार्यक्षमता पर विशेष बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार से होता है, ये भी एक हानि है। तीसरी हानि ये है कि केंद्रीकरण से क्या होता है, केंद्रीकरण से जनसंख्या में स्थानीय वृद्धि के कारण से क्या होता है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कमी उस क्षेत्र विशेष में होने लगती है, जिससे जीवन स्तर महंगा होने लगता है। वहाँ पर चूंकि उद्योग से संबंधित दुकानें खुलेंगी, कुछ खाने पीने की वस्तुएं एक प्रकार से कम मात्रा में मिलेंगी, तो इस तरीके से उसकी भी कमी पूर्ति होगी, मतलब कमी होगी। और इसके अलावा केंद्रीकरण में जब एक ही प्रकार के अनेक कारखाने वहाँ पर खुल जाएंगे तो वहाँ तेज़ी से श्रमिक संघ बड़े संगठित हो जाएंगे और ऐसी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं लोग। मुंबई की इसे सूती वस्त्र मिलों की बार बार हड़ताल व तालाबंदी राष्ट्र को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं कभी कभी। इसके अलावा जब कभी केंद्रीय उद्योग बंद हो जाता है तो अनायास ही बेकारी फैल जाती है। यदि एक स्थान पर अनेक प्रकार के उद्योग हों तो यह समस्या दूर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये कई हानियाँ भी हैं इससे और कई लाभ भी हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आधुनिक युग में लोहे और इस्पात उद्योग को ही सबसे प्रमुख और आधारभूत उद्योग माना जाता है, क्योंकि इस उद्योग का ही वर्तमान काल के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक प्रकार से इससे संभव हो पाया है। आपको बता दूं कि जो लौह उद्योग है, लौह उद्योग की अगर बात की जाए तो लौह उद्योग जो है भाई, ये एक प्रकार से लोहे और इस्पात के कारखानों के द्वारा न केवल अन्य उद्योगों के लिए मशीनें और पुर्जे बनाए जाते हैं, बल्कि यंत्र भी बनाए जाते हैं बहुत सारे लोहे से। वरन यातायात के विभिन्न साधनों के लिए मोटर गाड़ियाँ, इंजन, कृषि कार्यों के लिए अनेक प्रकार की मशीनें सब लोहे से ही बनती, लौह इस्पात से ही बनती है। अतएव यह उद्योग भारी और आधारभूत उद्योग यानी हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है इसको, चूँकि इसके बिना कोई उद्योग और संभव नहीं। अगर लौह इस्पात उद्योग एक प्रकार से ठप हो जाए तो कई उद्योगों का एक प्रकार से पतन हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो ये सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सारी बहुत वीडियो जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा, जाना और परखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।